बच्चों आज हम पढ़ेंगे अयोगवा। अयोगवा क्या है, इसके कितने रूप हैं। ये वर्णमाला में कल मैंने आपको बताया था कि हम इसे बाद में करेंगे, तो आज हम करेंगे अयोगवा। अयोगवा के कितने रूप हैं? अयोगवा के 3 रूप हैं। पहला है अनुस्वार, अनुनासिक, विसर्ग। अनुस्वार क्या है? अनुस्वार के उच्चारण में नाक का प्रयोग होता है। स्पर्श व्यंजनों के प्रत्येक वर्ग का 5वां वर्ण अनुस्वार होता है। जब हमने वर्णमाला की थी तो मैंने आपको बताया था कि 5वां वर्ण कौन सा होता है। इसे पंचमाक्षर भी कहते हैं। 5वां अक्षर कौन सा होता है व्यंजन का, जिसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। 5वां अक्षर ये है अंगा, न्य, अणा, न, म। ये पंचमाक्षर है स्पर्श व्यंजन का। ठीक है। जब हमारे पास पहले क्या होता था, पहले हम लिखते होते थे बिंदी ना लगा के, यानी अनुस्वार को क्या बोलते हैं, अनुस्वार का चिन्ह क्या है, बिंदु लगाना। पहले क्या होता था, हमारे जितने भी पुराण है, रामचरितमानस ले लो, रामायण ले लो, उसमें अगर हम दोहे लिखते थे तो इस तरीके से लिखते थे, बिंदी नहीं लगाई जाती थी। ग, अंगा, ग, यानी बिंदी ना लगा के ऐसे लिख लेना। चंचल है जैसे च, न्य, च, ल, चंचल। लेकिन अब लिखने की प्रवृत्ति बदल गई है। अब हम पंचमा अक्षर की जगह क्या लगा देते हैं, बिंदी। जितने भी व्यंजन हैं उनके ऊपर क्या लगता है, अनुस्वार लगता है। जैसे हमें आ जाए, जैसे हम लिखते हैं ऐसे भी ठीक है हमारा हिंदी, ये पंचमा अक्षर है ना, ठीक है, हिंदी लिखा। लेकिन हम न ना लिख के, यानी पंचमा अक्षर ना लिख के हम क्या करते हैं, हिंदी अनुस्वार लगा देते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा अनुस्वार। आपको पेपर में ऐसे आ जाएगा कि आप ये लिखा है च, च, ल, ठीक है, आप अनुस्वार या अनुनासिक लगाओ। ठीक है, अनुस्वार में हमने क्या लगानी है, बिंदी। तो चंचल यानी पहला प्रथम अक्षर जो हमारा होगा, प्रथम वर्ण के ऊपर हम क्या लगा देंगे, अनुस्वार। और देखेंगे हम क्या, च्वर्ग वाली लाइन का पंचमा अक्षर क्या है, ये न्य। न्य की जगह क्या लग जाएगा, बिंदी। ठीक है। अब मान लो हमें आ जाए झंडा लिखना है, पहले हम ऐसे लिखा करते थे, अणा, ये है अणा। ठीक है, तो अब हम कैसे लिखेंगे, झ अनुस्वार, ये झंडा। ठीक है, मतलब अनुस्वार में हम क्या लगाएंगे, बिंदी। और अनुस्वार लगता कहां पर है, जहां अंगा, न्य, अणा, न, म, यानी पंचमा अक्षर जहां पर होगा, पंचमा अक्षर न लग के क्या लग जाएगा, अनुस्वार यानी बिंदु। ठीक है। अनुस्वार के बाद हम करेंगे अनुनासिक। अनुनासिक क्या है बेटे, स्वरों का ये गुण होता है कि वो निरनुनासिक होते हैं, उनमें अनुनासिक नहीं होता स्वरों में। लेकिन जब उनमें सानुनासिक हो जाते हैं तो उसे क्या बोलते हैं कि ये स्वर सानुनासिक हो गए, और उनका उच्चारण करते समय क्या होता है कि मुंह और नाक में से आवाज आती है, और उच्चारण के समय आधी मात्रा का प्रयोग होता है। यानी मैंने आपको पहले बताया कि अनुस्वार का प्रयोग हम व्यंजनों पर करते हैं, और अनुनासिक का प्रयोग स्वरों पर होता है। जैसे पांव, चांद, पांच, गांव, आंख, ये सारे क्या है, स्वर है। लेकिन हिंदी भाषा में जो शिरो रेखाएं हैं, ये देखो, छोटी की मात्रा बड़ी, ए, आई, मतलब शिरो रेखाएं जो शब्द के ऊपर लगती हैं मात्राएं, वो भी स्वर ही हैं। लगना तो क्या चाहिए, अनुनासिक, लेकिन हम क्या लगाते हैं, अनुस्वार, क्योंकि पहले लगता होता था शिरो रेखा के ऊपर अनुनासिक। लेकिन बाद में हिंदी में हमें छूट मिल गई कि हम अनुनासिक की जगह अनुस्वार लगा सकते हैं। जैसे हमारे पास शब्द हो लड़कियों, ये शब्द है हमारे पास लड़कियों।
आप कहोगे कि मैम आपने तो बोला कि स्वरों पर अनुनासिक लगता है, ये स्वर है, लेकिन शिरोरेखा भी तो है। अगर हमारे पास शिरोरेखा है तो हम क्या लगाएंगे, अनुस्वार। ठीक है, जैसे अब ये शब्द है मैं, हम इस पे वास्तव में क्या लगाना चाहिए, अनुस्वार है तो चंद्र बिंदु, लेकिन लिखते हुए हमें जगह की कमी महसूस होती थी, इसलिए अनुस्वार ना लगा, अनुनासिक ना लगा के हम क्या लगाते हैं, अनुस्वार। ठीक है, अब कई लोग सोचते हैं कि अनुस्वार लगाओ या अनुनासिक लगाओ, एक ही बात है। मुझे एक ही बात नहीं है, क्योंकि अनुस्वार और अनुनासिक, हमने बिंदी लगा दी या चांद बिंदी लगा दी, एक ही बात नहीं है। क्योंकि जैसे कई शब्द है कि आपको हमने शब्द दे दिया हंस, आपको कहेंगे इसमें अनुस्वार या अनुनासिक लगाओ। आप कहोगे मैम ने तो बोला था कि अगर व्यंजन हो, जैसे ह है, व्यंजन हो तो क्या लगाना है, अनुस्वार लगाना है। ठीक है, आप अपनी जगह पे ठीक हो, लेकिन अगर आप ऐसे लिख दोगे चंद्र बिंदु तो भी ठीक है। वो कैसे, हंस क्या हो गया, एक पक्षी, और हंस क्या हो गई, एक क्रिया, यानी हंसना, मतलब कोई कार्य हो रहा है। आपको सेंटेंस आता है कि लड़का हंस रहा है, अनुस्वार अनुनासिक लगाओ, तो आप क्या करोगे, चांद बिंदी अगर लगा दी तो ये हंस क्या हो गया, ठीक है, हंस रहा है। अगर आपने अनुस्वार लगा दिया, लड़का हंस रहा है, हंस क्या हो गया, पक्षी, तो ये आपका गलत हो गया। ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि आप कुछ भी लगा दो, अनुस्वार अनुनासिक कुछ भी लगा दो तो अर्थ में बदलाव आ जाता है, इसलिए हमें वही शब्द लगाने हैं जो जरूरी है। जैसे अनुस्वार में, जैसे मैंने बोला था कि पंचमा अक्षर हो तो हम क्या लगा देते हैं, अनुस्वार, लेकिन पंचमा अक्षर अगर 2 बार आ गया तो हम अनुस्वार नहीं लगाएंगे। जैसे अम्मा, अगर ये आ गया तो ऐसा ही वो शब्द रहने वाला है। ठीक है, और जैसे आ गया अन, ये भी पंचमा अक्षर है, आप कहोगे इसकी जगह हम अनुस्वार लगा देते हैं, नहीं, जब 2 बार पंचमा अक्षर आ गया तो हम इसको बदलेंगे नहीं, ये ऐसा का ऐसा रहेगा। तो इसके साथ आपका अनुस्वार और अनुनासिक कंप्लीट हो गया। उसके बाद अब अनुस्वार अनुनासिक के बाद हम करेंगे विसर्ग। विसर्ग क्या होते हैं, विसर्ग का चिन्ह होते हैं ये 2 बिंदु है, ठीक है, जो शब्द के अंत में लगती हैं। मतलब ये क्या होता है, संस्कृत शब्दों का हिंदी में जब प्रयोग किया जाता है, होता तो संस्कृत का शब्द है लेकिन हिंदी में प्रयोग किया जाता है, और इसके साथ ह की ध्वनि आ रही होती है बोलते हुए, वहां क्या लगाते हैं हम, विसर्ग। जैसे प्रातः, प्रातः, प्राय, अंततः, इसमें क्या आ रही है कि ध्वनि आ रही है ना हमें, और वास्तव में संस्कृत का शब्द है, लेकिन हम हिंदी में जब लिख रहे हैं तो वो क्या हो गया, प्रातः, प्राय, अंततः, वस्तुतः, मनस्थिति, आदि। मतलब आज जो हमने अयोगवा के 3 रूप किए, अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग। अनुस्वार क्या है, जो व्यंजनों के ऊपर लगता है और पंचमा अक्षर होता है, बिंदी लगती है। अनुनासिक क्या है, स्वरों पर लगता है, चंद्र बिंदु कहते हैं इसे। और विसर्ग क्या है, संस्कृत के शब्द जब हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं और ह की ध्वनि आती है तो हम वहां क्या लगाते हैं, विसर्ग लगाते हैं। जैसे प्रातः, प्राय, अंततः, वस्तुतः, मनस्थिति आदि। तो इसके साथ ही अयोगवा का विषय आज हमारा समाप्त हुआ। नमस्कार।